दोस्तों, जीवन भर सपने को सपना ही मत रहने दीजिए, उसे हकीकत में बदल डालिए। और जीवन में पश्चाताप करने से बेहतर यही होगा कि एक बार कमर कस के मेहनत कर ली जाए, एक बार जी तोड़ प्रयास कर लिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 11 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सुरा मतलब वाइन, शराब। तो इस यज्ञ का नाम क्या था? सौत्रामणि। क्या नाम था? सौत्रामणि। अगला, गौतम बुद्ध की माँ महामाया यह किस वंश से संबंधित थी? अगर ये प्रश्न आ गया तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? याद करो, इसका उत्तर होना चाहिए कोली वंश। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उसी ने की थी जिसने मैत्रेय वंश की स्थापना की थी। तो ये कौन था? ये था सेनापति भट्टारक। ठीक है, याद रखना इसको। और किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इजाज़त के बिना दावतों, त्यौहार आदि मनाने पर रोक लगा दी थी? यह एक सल्तनत कालीन राजा था, याद करो, और इसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। और ये है आज का अंतिम प्रश्न स्ट्रेटेजी के रिवीजन का कि किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो यह था चार्टर एक्ट। कौन सा? जी हाँ, 1793 वाला। ठीक है, इसको जरूर याद रखना, रट लेना। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न आपसे, ये बताओ कि हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म यह किस देश से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। फिलहाल इसका उत्तर आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी ड्रोन हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी जैसा प्रोटोटाइप मार्स ड्रोन विकसित किया है? आपको पता होगा इंजेन्यूटी के बारे में। इंजेन्यूटी जो है इसमें वर्तमान में मंगल ग्रह पर है और वहाँ पर जांच पड़ताल कर रहा है फिलहाल। बिल्कुल उसी की तरह, बल्कि यूँ कहिए कि थोड़ा सा एडवांस प्रोटोटाइप मार्स ड्रोन को विकसित कर लिया है। किसने? चाइना ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है प्रोटोटाइप मार्स ड्रोन जो कि चाइना ने इसे तैयार किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चीन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के समान एक प्रोटोटाइप मार्स ड्रोन को विकसित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां इंजेन्यूटी में बैटरी चार्ज रखने के लिए शीर्ष पर एक सौर पैनल है, वहीं पर चीनी शोधकर्ताओं ने बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा या वायरलेस चार्जिंग या दोनों का उपयोग करने पर विचार किया है। 2020 में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल अन्वेषण मिशन झुरोंग को लॉन्च किया था। झुरोंग जो था यह एक रोवर था और आपको याद होगा कि ये जो था तिएनवान-1 के साथ गया हुआ था। तो पिछले सप्ताह इसने लाल ग्रह पर अपने संचालन के 100 मंगल दिवस को चिन्हित भी किया है। तो चीन ने 2030 में ग्रह से नमूने प्राप्त करने और 2033 में अन्वेषण के लिए चालक दल भेजने की योजना भी बनाई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। हाल ही में करीब 9 करोड़ साल पुराने मध्य एशिया में पाए जाने वाले खतरनाक डायनासोर की एक प्रजाति जिसको नाम दिया गया है उलुगबेकसारस। उलुगबेकसारस की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो इसका जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान और जापान दोनों ने। बेसिकली इसकी जो खोज हुई है वह उज्बेकिस्तान में ही की गई है। उज्बेकिस्तान के जो वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक, उन्होंने ही की है। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण रोल ऐसे भी हैं जो कि जापान के वैज्ञानिकों ने अदा किए हैं। तो ये है दुनिया का सबसे खतरनाक जीव। आपको पता होगा कि टी-रेक्स को सबसे अधिक खतरनाक जो डायनासोर माना जाता था, लेकिन इस प्रजाति को टी-रेक्स से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये टी-रेक्स से पहले था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नई प्रजाति की डायनासोर का वजन करीब 1000 किलोग्राम होता था और इसकी लंबाई लगभग 7.5 से 8 मीटर के बीच होती थी। याद करिए, देखो इसको, मतलब काफ़ी बड़ा होता था ये। और उज्बेकिस्तान में वैज्ञानिकों ने डायनासोर की इस प्रजाति को खोजा है और इसको उन्होंने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उलगबेरसॉरस उज्बेकिस्तानिसिस। उज्बेकिस्तानिसिस, ये इसका नाम दिया गया है। आप भी पढ़ लेना, थोड़ा सा नाम इनका बड़ा उल्टा पुल्टा होता है। डॉक्टर योशिसुगु कोबायाशी ने ये बताया है कि ये जो प्रजाति खोजी गई है, इसके मिलने से अवशेषों के रिकॉर्ड में एक गैप पूरा हो गया है। और इस प्रजाति के डायनासोर यूरोप से ईस्ट एशिया तक फैले हुए थे। ये डायनासोर आज से करीब 9 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। इन डायनासोर को
शार्क टूथ लिजार्ड भी कहा जाता था, क्योंकि इनके दांत जो होते थे वो शार्क तरह होते थे। तो लिजार्ड मतलब छिपकली से संबंधित। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रजाति थी काफ़ी खतरनाक दिख रही है, तो काफ़ी खतरनाक रही भी होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय पत्रकारिता संगठनों के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम GNI स्टार्टअप लैब इंडिया की घोषणा की है? GNI स्टार्टअप लैब इंडिया की घोषणा की गई है गूगल के द्वारा। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, गूगल ने बृहस्पतिवार को देश में प्रथम स्थानीय या एकल विषय पर केंद्रित पत्रकारिता संगठनों के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम GNI स्टार्टअप लैब इंडिया की घोषणा कर दी है। गूगल न्यूज अपनी GNI पहल के तहत 4 महीने का कार्यक्रम शुरू करेगी, जो स्वतंत्र स्थानीय या एकल विषय पर केंद्रित पत्रकारिता संगठनों का गहन शिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के जरिए वित्तीय और परिचालन स्थिरता हासिल करने में मदद करेगा। ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार संगठन स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 18 अक्टूबर 2021 तक किया जा सकता है और भारत के पहले समूह के रूप में 10 स्वतंत्र डिजिटल समाचार प्रकाशकों का चयन किया जाएगा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि GNI स्टार्टअप लैब इंडिया की घोषणा की गई है गूगल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाएं अब बड़ी तेज़ी से निकट आ रही हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। रिवीजन आप तेज़ी से करते रहिए और जितना भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करने के लिए एक डेट, एक टाइम जरूर फिक्स करिए और कोशिश करिए कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे सप्ताह भर में 2 बार जरूर रिपीट करें, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। करंट अफेयर का नोट्स अगर आपने तैयार नहीं किया है तो इसके लिए आप सहायता ले सकते हैं हमारे PDF की। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। मंथली और कंबाइंड PDF सभी प्रकार की PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। हाल ही में किस भारतीय को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो खिताब से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अयान सांकता, ऑप्शन ए। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं अयान सांकता। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 12 वर्ष। तो आपको बता दें यहाँ पर कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले मुंबई के 12 वर्षीय लड़के को पर्यावरण से जुड़ी कठिन समस्याओं को हल करने के प्रयासों के लिए 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो के खिताब से सम्मानित किया गया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार अयान सांगता ने अपनी परियोजना पवई झील का संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 आयु वर्ग में तीसरा स्थान पाया है। वह दुनिया भर के 25 युवा पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिन्हें एक्शन फॉर नेचर यानी कि AFN ने इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के तहत पर्यावरण के प्रति सचेत 8 से 16 साल की आयु के उन युवाओं को सम्मानित किया जाता है जो कठिन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। तो पवई झील के समीप रहने वाले अयान ने कहा कि मेरा मकसद एक स्वच्छ और पानी के जीवन स्रोत के तौर पर इस झील का पूर्व गौरव वापस लौटाना है। यह झील कभी मुंबई के लिए पेयजल का स्रोत भी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कचरा और सीवर का पानी है। तो अयान की परियोजना का उद्देश्य प्रदूषण, झील को स्वच्छ करने और उसके पारिस्थितिकी की रक्षा करने को लेकर जागरूकता को पैदा करना है। जागरूकता पैदा करने के लिए गैर स्वयंसेवी संगठनों के साथ काम करने के अलावा अयान ने झील की स्थितियों पर एक कार्य रिपोर्ट भी तैयार की है। वह अभी पवई झील को लेकर एक वृत्त चित्र पर काम भी कर रहे हैं। तो नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अयान सांगता 12 वर्ष महाराष्ट्र को इंटरनेशनल यंग इको हीरो खिताब से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान दिया है किसने? एक्शन फॉर नेचर नामक संस्था ने। भारत में सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर कहाँ पर लगाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका चंडीगढ़। देखो, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है दिल्ली और चंडीगढ़ में, लेकिन याद रखना कि दिल्ली में कितने लगे हैं? दिल्ली में 2 लग गए हैं। एक तो कनॉट प्लेस में लग गया है, दूसरा कहाँ पर लग गया है? आनंद विहार में लग गया है। लेकिन जो सबसे ऊंचा लगा है वो चंडीगढ़ में लगा है। चंडीगढ़ वाले की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 24 मीटर है। ठीक है, तो देश का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर चंडीगढ़ में लगाया गया है। ये एयर प्योरीफायर अपने आसपास की 500 मीटर की दूरी तक की हवा को साफ करेगा। इस एयर प्योरीफायर के सफल ट्रायल के बाद मंगलवार को प्रशासक के एडवाइजर धर्मपाल ने इसका उद्घाटन किया और ये प्योरीफायर पानी की एक हल्की बौछार के जरिए हवा को साफ करेगा। पानी की बौछार करने से हवा में मौजूद प्रदूषण और धूल कण नीचे बैठ जाएंगे, जिसे बाद में वहाँ से हटा लिया जाएगा। तो टावर की खासियत क्या है? यह 24 मीटर ऊंचा है, 3.88 करोड़ क्यूबिक फुट हवा प्रतिदिन शुद्ध करेगा। 10 से 12 डिग्री तापमान इससे कम हो जाएगा, यानी कि आसपास का जो माहौल रहेगा वो ठंडा रहेगा।
5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है और 25 से 30 साल तक ये यंत्र काम करेगा। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर कांग्रेस ने 9 जून को देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाली बिल को मंजूरी प्रदान की थी। आपको याद होगा ये घटना मैंने आपको बताई भी थी। और इसका इस्तेमाल अल सल्वाडोर की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ किया जाएगा। याद रखना कि अल सल्वाडोर एक मध्य अमेरिकी देश है। तो अल सल्वाडोर की संसद में राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी मिल गई है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने का कानून 90 दिनों में लागू हो जाएगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले के अनुसार बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले अल सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा। तो बिटकॉइन क्या है ये तो आप जानते होंगे, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। बिटकॉइन को वर्ष 2009 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बिटकॉइन की उत्पत्ति को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, पर कई लोग मानते हैं कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद सातोशी नामोकोतो, नाम याद रखना, सातोशी नामोकोतो नामक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा बिटकॉइन के रूप में पहली क्रिप्टो करेंसी विकसित की गई थी। हालांकि सातोशी नामोकोतो के बारे में सातोशी नाकामोतो के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये बताओ कि हिमालय दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या 9 सितंबर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रतिवर्ष होता है 9 सितंबर को हिमालय दिवस। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का 9 सितंबर को आयोजन किया। थीम रखी गई हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियाँ। इसका आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में किया गया है और हिमालय दिवस हर वर्ष 9 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन शीघ्र ही इसे पूरे भारत में मनाया जाएगा मुझे लग रहा है। और भी हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके संरक्षण के उद्देश्य से इसे आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ प्रश्नों को मैं शामिल नहीं कर पाया, मतलब टाइपिंग नहीं हो पाई, तो इनको आप सुन लीजिए। इनको हम कल के वीडियो में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये याद दिला दें कि BPCL के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है। तो याद रखना कि BPCL के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अरुण कुमार सिंह, ठीक है। और हाल ही में किस गोल्फर को शानदार उपलब्धियों के लिए दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया है? गोल्डन वीज़ा जो कि कहाँ का है? दुबई का है। ये मिला है किसको? जियो मिल्खा को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? जियो मिल्खा को। और ये भी बता दें आपको कि BCCI ने जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप 2021, इसमें उन्होंने MS धोनी को भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है। मेंटर मतलब मार्गदर्शक। और हेमंत धनजी, ये नाम याद रखना, हेमंत धनजी। तो नाम क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि इन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है और ये एक भारतीय हैं। तो नाम इनका क्या है? हेमंत धनजी। और नीरज चोपड़ा का नाम तो आप जानते ही हैं। नीरज चोपड़ा को हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को क्या बनाया गया है? टाटा AIA का ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। और GS पुन्नू, नाम ये भी याद रखना, GS पुन्नू का नाम ये क्या है? तो GS पुन्नू को आयकर अपीलीट प्राधिकरण यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो नाम इनका क्या है? GS पुन्नू। इसी के साथ आपको एक नाम और याद रखना है SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार के बारे में। तो इनको जो है इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का इकोनॉमिक एडवाइज़र। और पीयूष गोयल का नाम आपको याद दिलाता हूँ। पीयूष गोयल को इनको बनाया गया है भारत का शेरपा। शेरपा मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजनयिक जो कि अगर कोई बड़ा आयोजन होने वाला है तो उसकी तैयारियों में अग्रणी भूमिका निभाता है। तो फिलहाल जो पीयूष गोयल जी हैं, इनको जो G20 की बैठक होने वाली है 2023 में भारत में, उसके लिए इनको भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी याद दिलाते हैं कि G20 की 2021 में जो बैठक हुई, ये कहाँ पर हुई? इसकी अध्यक्षता की गई इटली के द्वारा। 2022 में जो बैठक होगी ये कहाँ पर होगी? इंडोनेशिया में होगी।
और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। तो III, ये आपको याद रखना है। और इसी क्रम में आज वीडियो को समाप्त करते हैं। और अब जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में, उसको आंसर करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा इसका चीन। ठीक है, तो चीन ने वर्ष 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की स्थापना की थी। उद्देश्य देश में पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना था। और अब क्विज नंबर 238 का जवाब। तो विशेष फ्रीक्वेंसी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं वाराणसी के ही। और अब है ये आज का प्रश्न जो कि पूछा गया था PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में। प्रश्न था कि कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको धाराओं के नाम दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। और देखो जितने भी धाराएं हैं उससे संबंधित एक वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तो सारी चीज़ें आप लगातार देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी आप लोग ज़रूर किया करें। और लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और 8 महीने का जो करंट अफेयर है उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।